हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आप लोगों की डिमांड के ऊपर होने वाला है। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि सर कोस्ट गार्ड के प्रैक्टिस सेट के लेकर आइए, तो कोस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यहाँ पर आपके टॉप इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो सबसे पहले आपको उसके बारे में क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्योंकि जब तक आपको एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता होगा कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस की लेंथ रहती है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कितने नंबर क्वेश्चन के पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से जब आपको पता ही नहीं होगा तब आप लोग उस एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे अपना आज डीबी का सेक्शन। यहाँ पे जो डीबी का एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होता है। देखिए, कोस्ट गार्ड में आप लोगों ने देखा होगा एक तो होता है जीडी और एक होता है डीबी। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी और डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच। तो जो डीबी है उसका एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक होता है इसमें सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेक्शन 1 में ही देखेंगे। यहाँ पर जो आपका जो एग्ज़ाम है, हम डीबी के लिए बात कर रहे हैं। तो डीबी के लिए जब बात की जाती है तो आपका जो मैथ है उसके क्वेश्चंस की संख्या आती है 20। आपके 20 नंबर के मैथ के क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 10th का मैथ होता है, यानी कि अर्थमेटिक मैथ होता है, उससे संबंधित आता है। उसके बाद आपका जो साइंस है उसके आते हैं 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के आते हैं 15 क्वेश्चन, और जो रीजनिंग है वो आपके आते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन। बाकी जो लास्ट में बचता है जीके, इसके आते हैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से आपसे जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चंस आपसे टोटल पूछे जाते हैं, जिनको करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आज हम करेंगे जीके के क्वेश्चंस को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखते हैं जीके के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, कोस्ट गार्ड जो एग्ज़ाम है आपका, जो एयरफोर्स एग्ज़ाम है, अगर आप उससे कंपैरिजन इसका करोगे तो एयरफोर्स की तुलना में इसमें ज़्यादा अच्छे लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, वही आप मैथ के भी बात कर सकते हो और वहीं रीजनिंग भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें बोल रहे हैं कि कानपुर शहर में 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आंसर इसका याद कर लीजिए। जो कानपुर विद्रोह था उसमें क्या हुआ था, जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें कानपुर शहर में से विद्रोह किसने किया था, तो नाना साहेब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहे हैं कि किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है, या फिर किस ग्रहों की उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, थर्ड ऑप्शन है आपके पास बृहस्पति, और फोर्थ है आपके पास शनि। तो इसका जो सही उत्तर है, यानी कि किस ग्रह के सबसे अधिक संख्या है उपग्रहों की, तो ऐसा कौन सा ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शनि ग्रह है, जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4th नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे शनि के बारे में थोड़ी बात कर लें, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वलयदार ग्रह कौन सा है, वलयदार ग्रह है शनि। ठीक है, वलय का मतलब क्या होता है, जैसे आपने शनि ग्रह देखा होगा और इसमें इस प्रकार की एक वलय लगी रहती है, राउंड राउंड शेप में इधर लगा रहता है, तो ये होती है वलय। ठीक है, तो शनि ग्रह में वलय लगी रहती है। उसके बाद मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह। तो देखिए, जो मंगल ग्रह है उसको कहते हैं लाल ग्रह, याद होगा आप सभी को, नहीं है तो कर लीजिए। उसके बाद जो बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह है, क्या कहते हैं, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, उसके बाद देखिए जो शुक्र ग्रह है उसको एक उपनाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं पृथ्वी की सिस्टर या फिर पृथ्वी की बहन। भोर का तारा, शाम का तारा, ये सभी चीज़ें इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे संबंधित जो सवाल बन सकते थे वो मैंने बता दिए। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो मैं अभी आपको ग्रहों का क्रम लिख के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा मान के चलो सूर्य है। ठीक है, सूर्य के बाद क्या आता है, यहाँ पे बुध आता है। ठीक है, सूर्य के बाद बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण।
ठीक है, फिर उसके बाद वरुण। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, और देखिए तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अनुसार ICC मैन T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर 2021 को किस देश के आयोजित किया गया था, किस देश में आयोजित किया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल है, यहाँ पे ICC है, जो ICC T20 वर्ल्ड कप मैन का यानी कि पुरुष का था, वो कब आयोजित किया गया था, 2021 का। यहाँ पे कब मतलब किस देश में आयोजित किया गया था, जो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE है, यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें टीम भारत की विजय हुई थी। भारत जीता गया था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा UAE। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बांग्लादेश दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, इंग्लैंड दिख रहा है। आपको इनकी राजधानी वगैरह याद होनी चाहिए, क्योंकि राजधानी का भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है एग्जाम में। तो बांग्लादेश की क्या राजधानी होती है, ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि UAE और इंग्लैंड की राजधानी क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, मतलब किस तारीख को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंडियन आर्मी डे। तो आर्मी डे के बारे में अगर बात की जाती है, जब ARMY, तो आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो आर्मी डे यानी कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस। लेकिन अब हमें यहीं पर नहीं रुकना है, जो इससे संबंधित सेनाएं हैं उनके दिवस याद कर लेते हैं। जैसे नेवी डे मान के चलो, NAVY नेवी डे। तो नेवी डे कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे। उसके बाद जो एयरफोर्स डे यानी कि वायुसेना दिवस है, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो भारतीय सेना है इसके अध्यक्ष यानी कि थल सेना के अध्यक्ष आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इंडियन आर्मी के अभी वर्तमान में चीफ कौन है, तो इंडियन आर्मी के वर्तमान में चीफ है मनोज पांडे। ठीक है, उसके बाद अगर नेवी के बारे में बात की जाए तो नेवी के कौन है वर्तमान में, तो नेवी के R हरि कुमार। ठीक है, तो नेवी के वर्तमान में कौन है, R हरि कुमार। उसके बाद एयरफोर्स की बात की जाए तो एयरफोर्स के वर्तमान में चीफ कौन है, तो एयरफोर्स के वर्तमान में चीफ आप सभी को याद होना चाहिए कि एयरफोर्स के वर्तमान में चीफ हैं VR चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी। ठीक है, इनको याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान से कथक नृत्य की शुरुआत हुई थी, कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। तो जो कथक नृत्य था उसकी स्टार्टिंग उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उत्पत्ति हुई थी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि कथक नृत्य कहाँ पर करा जाता है, तो उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है, उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे केरल है, तो केरल से भी जो शास्त्रीय नृत्य स्टार्ट हुए थे उनका नाम क्या है, एक केरल में हुआ था मोहिनी अट्टम। ठीक है, एक हुआ था केरल में स्टार्ट मोहिनी अट्टम और एक हुआ था कथकली। ठीक है, कथकली। तो दोनों को याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये कथक है और ये कथकली है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। केरल में क्या किया जाता है, कथकली किया जाता है, और कथक कहाँ पे किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अब देखिए उड़ीसा में तो आप सभी याद कर सकते हो, इसका क्या है, उड़ीसी है, शास्त्रीय नृत्य क्या है यहाँ का, उड़ीसी। आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी। तो यहाँ पे कुछ शास्त्रीय नृत्य थे जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिए। तो एक और आप लोग याद कर लीजिए, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ पर खेला जाता है, तो भरतनाट्यम किया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। तो इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक और जनसंख्या सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का पूछा गया है, लेकिन इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय राज्य का क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। तो वैसे अगर बात की जाए नॉर्मली, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पर भी ऑप्शन में राजस्थान नहीं दिख रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस में से, मतलब इन ऑप्शंस में से अब आपको ये देखना है कि इनमें से, मतलब इन ऑप्शंस में से
कौन सा अपना सबसे बड़ा राज्य है और जिसमें जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, तो वो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसमें जनसंख्या भी सबसे अधिक हो जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी पता है आप सभी को क्या होती है, लखनऊ। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कलकत्ता है। और गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। अब आप लोगों को ये बताना है कि गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है। गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। सो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि सिपकिला दर्रा, सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो जो सिपकिला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्रा है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे सिक्किम है, तो इसमें भी एक वो है दर्रा, इसका नाम क्या है, एक है जोजिला दर्रा। ठीक है, एक है जोजिला दर्रा, एक है नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा, और एक है जेलेपला दर्रा। तो यहाँ पे 3 दर्रे हैं सिक्किम में, कौन से, एक जोजिला, एक नाथुला और एक जेलेपला। तो तीनों को याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिपकिला को तो आपको 100% याद ही करना है कि कौन सा यहाँ पे कहाँ पर स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड के अध्ययन को के रूप में जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है, यहाँ पे आप ऑप्शन ही देख सकते हो, ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। अगर यहाँ पे इस तरीके से नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा और ऑप्शन दे देगा आपको इंग्लिश में। तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें तो आपको भाई याद ही करना पड़ेगा कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, हामिद अंसारी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है। जो पहली भारतीय मिसाइल थी उसका नाम क्या था। पहला ऑप्शन है आपके पास अग्नि, सागरिका, पृथ्वी और धनुष। तो देखिए आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो जो पहली भारतीय मिसाइल थी उसका नाम था पृथ्वी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी मतलब इसका निर्माण किसने किया था, इसको बनाया किसने था, तो DRDO के द्वारा बनाया गया था, जो कि 2003 में अपनी फोर्स कमांड में शामिल हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी अपनी पहली भारतीय मिसाइल है। ये कौन सी मिसाइल है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि सतह से सतह पर वार करने वाली, सतह से सतह पर वार करने वाली, यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और इसका निर्माण किसने किया था, DRDO ने किया था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष इसके वर्तमान में कौन है, अध्यक्ष आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सबसे लंबा किलोमीटर में आपको बताना है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवे की लंबाई कितनी है। तो जो नेशनल वाटरवे है उसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ठीक है, जो नेशनल वाटरवे है इसका नाम क्या है, नेशनल वाटरवे 1। इसकी लंबाई क्या है, 1620 किलोमीटर है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हल्दिया से इलाहाबाद तक है। हल्दिया से कहाँ तक है, इलाहाबाद तक। ठीक है, हल्दिया से इलाहाबाद तक। तो यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। एग्जाम में पूछ सकता है लंबा और सबसे छोटा, तो आपको याद होना ही चाहिए सबसे लंबा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। अब आप लोगों को ये बताना है कि भारत का सबसे छोटा जलमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया 1620। नेक्स्ट प्रश्न है।
नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं आपसे कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है। जो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वो कहाँ पर स्थित है, तो जो नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं कि मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थापित किया था। तो जो दिल्ली के द्वारा क्या किया गया था, पहला स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थापित किया गया था मार्च 2021 में, ठीक है। दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसमें बोल रहे हैं कि जो टका है, टका किस देश की मुद्रा है। तो टका देखिए यहाँ पे सभी को याद होगा क्योंकि अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसकी मुद्रा का नाम क्या है, टका। अब आपको बांग्लादेश की राजधानी पता होनी चाहिए, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। अब देखिए यहाँ पे पोलैंड लिखा है और नॉर्वे लिखा है, तो आप लोगों को क्या करना है, जब जैसे आपको कोई भी ऑप्शन दिखे तो उसके बारे में ज़रूर देखना है कि इसमें क्या होता है। तो देखिए जो नॉर्वे है, नॉर्वे में क्या है, नॉर्वे में राजधानी क्या है, ओस्लो, ठीक है। नॉर्वे में राजधानी क्या है, ओस्लो। और नॉर्वे की मुद्रा क्या है, नॉर्वे की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन, या फिर आपसे केवल यही लिख देगा क्रोन, क्रोन लिखेगा, क्योंकि नॉर्वेजियन लिखेगा तो आप लोग समझ जाओगे नॉर्वे की है, लेकिन क्रोन लिखेगा यानी कि पीछे वाला वर्ड लिखेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, और मुद्रा क्या है, नॉर्वेजियन क्रोन। तो क्रोन आप लोग याद जरूर करिएगा कि क्रोन किसकी है, नॉर्वे की। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पोलैंड की राजधानी और पोलैंड की मुद्रा क्या है, ठीक है। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली बैंक थी। भारत की पहली बैंक के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत की पहली बैंक कौन सी थी। तो भारत की जो पहली बैंक थी वो थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत की पहली बैंक थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत की पहली बैंक थी। अब देखिए इसकी स्थापना की जब बात की जाती तो इसकी स्थापना हुई थी 1770 में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ कलकत्ता, तो इनकी स्थापना भी देख लेते हैं हम। तो देखिए जो बैंक ऑफ कलकत्ता थी इसकी स्थापना हुई थी 1921 में, और उसके बाद जो भारतीय स्टेट बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1955 यानी कि 1955 में। उसके बाद जो अपनी पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी बैंकों को याद कर लीजिएगा। और सबसे पुरानी बैंक कौन सी है, तो सबसे पुरानी बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस को देखा होगा एंड सभी क्वेश्चंस को याद किया होगा और अच्छे से लिखा होगा, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को एक लाइक कर देना वीडियो को एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना है एंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।